दोस्तों फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में एक चैलेंज जो आ रहा है वो है ओबीसी एनेक्शर से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं उनको फिलअप करने से रिलेटेड। ठीक है, देखो एक तो चीज़ हमें ध्यान रखनी कि प्रीवियस जो आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हुआ था 2025 में, उसमें ओबीसी एनेक्शर वाला एग्जाम के साथ ना फिल करवा करके आपका जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म था ना उसी स्टेज पे मोर और लेस फिल करवा दिया गया था। लेकिन अब क्या है, एग्जाम के साथ में इसको अपडेट कराया गया। इसके पीछे लॉजिक क्या है? देखो, जब भी हम यूपीएससी के लिए अप्लाई करते हैं तो हमारा पहले यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन होता है ना, तो उस टाइम पर तो मोर और लेस हमारी जो स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो आती रहती है। लेकिन ओबीसी सर्टिफिकेट के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या अप्लाई होता है कि जो भी लोग नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी में आते हैं, है ना, उन्हीं को रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलता है, और क्रिमिलेयर में जो चले गए वो ओबीसी में होने के बावजूद भी रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। तो ऐसे में आपके माता पिता की जो इनकम होती है उसी के आधार पर यह डिसीजन लिया जाता है कि वाकई में आप क्रिमिलेयर हो या नॉन क्रिमिलेयर। तो यहां पर हम एक सिंपल प्रोसेस के थ्रू समझेंगे कि आपने जो सर्टिफिकेट इशू करवाया है, जो भी आपकी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है जिनसे आपने अपना सर्टिफिकेट बनवाया होगा कि हाँ जी हम सेंट्रल गवर्नमेंट की XYZ लिस्ट के तहत इस पर्टिकुलर सीरियल नंबर के तहत हमारी कम्युनिटी रिजर्व्ड कैटेगरी के तहत आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जिनको भी रिजर्वेशन अवेल कराना है तो वो ओबीसी एनेक्शर प्रॉपर्ली फिल करें। ये एक तरीके से सेल्फ डिक्लेरेशन होता है कि हाँ जी मैं अपनी तरफ से ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं या दे रही हूं। तो सबसे पहले देखो आपके पास में ये दो ऑफिस मेमोरेंडम्स हैं, ठीक है ना, इनको आप ध्यान से देखोगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्रिमिलेयर और नॉन क्रिमिलेयर का कॉन्सेप्ट कि 8 लाख या उससे ज्यादा की इनकम है तो सीधी बात है आप नॉन क्रिमिलेयर नहीं रहते हो, आप क्रीमिलेयर हो जाते हो, तो उसमें आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। आप यहां पर देख सकते हो, एक तो ये नोटिफिकेशन है 2017 का, ठीक है ना, जिसमें क्रिमिलेयर की जो डेफिनेशन थी उसमें 6 लाख जो एनुअल इनकम थी उसको बढ़ा करके 8 लाख कर दी गई थी, और उसके तहत ये एक आपका 1993 का ऑफिस मेमोरेंडम है, जिसको आप डिटेल में देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी कि हम एलिजिबल हैं या नहीं। वैसे मैं यहां पर प्रिज्यूम करके चल रहा हूं कि आप अगर स्टेज तक आ गए हो ओबीसी एनेक्शर तक, तो सीधी बात है मोर और लेस आपको ये चीजें क्लियर होंगी। अब यहां पर क्या करना है, सबसे पहले जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं इन दोनों आपके डॉक्यूमेंट्स में, उनको आपको पढ़ लेना है और आपको यहां पे टिक लगा देना है कि हाँ जी बिल्कुल आई बिलोंग टू नॉन क्रिमिलेयर कैटेगरी। अगर क्रिमिलेयर में आप आते हो, माता पिता की जॉब है वो ग्रुप ए के अंदर है, प्रमोशन में बेनिफिट्स मिले हुए हैं, और आप नॉन क्रिमिलियर की डेफिनेशन से आउट हो गए, तो आप यहां पर टिक नहीं करेंगे, आपको यहां पर फिल करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और अगर आप कहते हो कि हाँ जी मैंने पढ़ लिया है और मैं नॉन क्रिमिलियर में, आप टिक करिए और अपनी डिटेल्स भरना आप स्टार्ट कर दो, समझ गए। तो ये चीज यहां पर आप डिक्लेरेशन दे रहे हो कि हाँ मैंने इंस्ट्रक्शन पढ़े हैं और फिर मैं अपने आप को नॉन क्रिमिलियर बोल रहा हूं, तो आप टिक लगाइए। और आप अगर नॉन क्रिमिलियर नहीं है, मतलब आप रिजर्वेशन का पूरा बेनिफिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इसको टिक नहीं करेंगे, ठीक है। तो पहला काम। फिर आती है आपकी डिटेल, डेट ऑफ बर्थ ऑफ फादर, पिताजी की डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपके पास अपने डॉक्यूमेंट्स होंगे, जरूर वो फिल कर दीजिए। मैं टेंटेटिव वैसे ही आप लोगों के लिए कुछ डाल देता हूं, ठीक है ना। आपको पिताजी का जो प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप यूज करें उसमें ही आपका जो डेट ऑफ बर्थ है पिताजी का वो डालें। फिर माताजी का भी आपको डालना है, वो भी हम यहां पर कुछ टेंटेटिव डाल देते हैं, ठीक है ना। बाकी आपको तो अपनी इंफॉर्मेशन एक्यूरेट डालनी है, कोई एरर नहीं करनी है। फिर आपसे पूछा गया है वेदर योर फादर इज हैविंग परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर है, अगर हां तो यस कर देना और आगे फिर वो पैन नंबर डाल देने हैं, और अगर नहीं है तो नो कर दो, कोई चैलेंज नहीं है। सेम थिंग आपको माताजी के लिए अप्लाई कर देनी है। हो गया यहां तक काम अपना। चलो जी, अब नेक्स्ट आपसे पूछा जा रहा है कि पापा जी का, जो पिताजी है, उनका प्रोफेशन क्या है। प्रोफेशन में यहां पर आपको एकदम कहते ना कि प्रॉपर लिखना है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, लॉयर है, शॉपकीपर हैं, या किसी बिजनेस में है, बिजनेस में अगर हैं तो क्या बिजनेस है, सीए है तो सीए किस तरीके का काम कर रहे हैं, वो डिटेल्स हमें यहां पर डाल देनी है। तो मैं सिंपल सा यहां पर डाल रहा हूं एक तरीके से, जो मेरे पेरेंट या फिर मैं जिनको जानता हूं जो रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं वो एग्रीकल्चर में, तो आप अपने पेरेंट्स, अपने पिताजी की प्रोफेशन को जरूर इसमें मेंशन करें। फिर बात आती है कि वेदर योर फादर इज और वॉज इन सर्विस, क्या पिताजी सर्विस में थे, हाँ या ना। देखो अगर सर्विस में थे, गवर्नमेंट सर्विस की बात हो रही है, अब तो आप यहां पर यस कर दीजिए, ठीक है। और यस करने के बाद में आप बता दोगे, अच्छा सर्विस का मतलब हो गया इनकम के लिए आपने कोई काम किया हो एग्रीकल्चर के अलावा, ठीक है।
जैसे कि आप यहां पर ध्यान से देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉय थे क्या, स्टेट गवर्नमेंट थे क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, ऑटोनोमस बैंक, ऑटोनोमस बॉडी, बैंक, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, यूनिवर्सिटी, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट एडेड, कोई भी मतलब किसी भी तरीके की जॉब की हो उन्होंने, प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट, कोई इशू नहीं है तो यस कर दो, और अगर नहीं किया कि नहीं हमने तो केवल खेती की है जी, इनमें से किसी में भी हमने काम नहीं किया तो नो कर दो। आप अगर नो करते हो ना तो नीचे वाली डिटेल्स फिर आपको फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत लंबी डिटेल्स आप स्किप कर देते हो, लेकिन यस मैं बोलूंगा आपको वही फिल करनी है जो रियलिटी है, क्योंकि मोर और लेस चेक होगा, वेरीफाई होगी एक एक चीज। ठीक है, मान लो आपके पिताजी सर्विस कुछ करते थे, यस कर देते हैं। क्या काम करते थे जी, वो तो एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, या फिर यूं कहें अदर में जाकर के मोर और लेस बताया जा सकता है कि वो तो प्राइवेट जॉब किया करते थे। ठीक है, प्राइवेट, एक सेकेंड आप अच्छे से, हाँ सर्विस प्राइवेट सेक्टर ये कर दोगे, डन। ठीक है, जो भी आपकी प्रोफेशन की कैटेगरी यहां पर मैच हो रही है ना पिताजी की, वो आपको डालनी है। ध्यान रखना, ओबीसी सर्टिफिकेट आपका या ओबीसी रिजर्वेशन आपके पेरेंट्स की इनकम और पेरेंट्स का जो स्टेटस है उसके आधार पर डिसाइड होता है। ठीक है, फिर आता है प्लीज राइट फुल नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंसर्न्ड ऑर्गेनाइजेशन इन केस ऑफ पीएसयू, autonomous body, बैंक, यूनिवर्सिटी, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन, एंड प्लीज प्रोवाइड नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंट्रोलिंग डिपार्टमेंट। एंड अगर गवर्नमेंट जॉब में थे पिताजी तो उनकी डिटेल्स आपको बहुत अच्छे से देनी है, समझ गए। और अगर प्राइवेट जॉब में थे तो आप कंपनी का नाम डाल सकते हो कि भाई वो तो मान लो कि कोई प्राइवेट स्कूल का, मान लो किसी स्कूल में पढ़ाते हो या कुछ भी हो सकता है आपका ना, तो वो आपको डिटेल डाल देनी है। मान लो कि मैं यहां पर डाल देता हूं HVN स्कूल, ठीक है जी, यहां पर पढ़ाया करते थे, थोड़ा डिटेल देनी है अपने को ना, जिससे कि आइडिया लगे उनको कि हाँ पिताजी किस चीज से एसोसिएटेड थे। फिर नेम ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, अगर गवर्नमेंट जॉब से एसोसिएटेड है ना तब तो आपको मोर और लेस ये चीज बतानी है कि भाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वो गए थे तो उनकी पोस्ट क्या थी, और अगर नहीं है तो आप सीधी बात आप नॉट एप्लीकेबल यहां पर डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है, तो नॉट एप्लीकेबल आप डाल सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओके जी, ये हमें थोड़ा ध्यान रख लेना है। फिर ग्रुप ऑफ द पोस्ट, जिस पोस्ट पर पिताजी हैं वो देख लो, ग्रुप ABC है, उसके अलाइनमेंट में कहां पर उनका मैच हो रहा है, तो ग्रुप ऑफ द पोस्ट टू विच ही वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एंड द ईयर ऑफ, यहां पर किस पोस्ट पर वो अपॉइंट हुए फर्स्ट जब उनकी नौकरी लगी, और साथ में किस साल में लगे थे ये भी आपको यहां पर मेंशन कर देना है। ठीक है, अगर पिताजी एक तरीके से जॉब में है गवर्नमेंट में, ध्यान रख लेना, हमें डिटेल अच्छे से देनी है। अगेन मैं तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल डालूंगा क्योंकि मेरे पास में जो डिटेल्स हैं उनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो यहां पर प्राइवेट सेक्टर के हिसाब से डिटेल्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा है नहीं। फिर पूछा है इफ द पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लासिफाइड एज ग्रुप ABCD वेदर द पोस्ट टू विच द फादर वाज अपॉइंटेड बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज कंपेरेबल टू एनी। देखो क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब में कोई सेलेक्ट हो गया, जैसे पिताजी सेलेक्ट हो गए मान लो, पर उनका कैटेगराइजेशन जो है वो ग्रुप ABCD के कंपेरिजन में मतलब लिखा हुआ नहीं है, तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि उनके लेवल के हिसाब से उनका जो जॉब लेवल है उसको कंपेयर करना होता है। उनसे आप पिताजी से पूछोगे ना, डिस्कस करोगे तो आइडिया लग जाएगा कि हमारा ग्रुप ABCD किस कैटेगरी में जाता है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, तो पूछा क्या गया, इफ पोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट क्लासिफाइड, अगर क्लासिफाइड नहीं है तो आपको यहां पर फिर यहां पर बता देना है कि नहीं, मतलब एक तरीके से क्लासिफाइड है तो आपको वो कैटेगरी बता देनी है। ठीक है ना, और अगर नहीं है, ठीक है, उनका जो जॉब क्राइटेरिया है जिस पोस्ट पर पिताजी गए थे उसका कैटेगराइजेशन क्लासिफाई कर रखा है, अगर हां तो सीधी बात है आप बताओगे किस ग्रुप लेवल के बराबर जा रहा है, और अगर नहीं तो आप सीधा उनकी जो जॉब से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, जो गवर्नमेंट पर्टिकुलर जब उनकी पोस्टिंग हुई थी तो उससे रिलेटेड कुछ ऑर्डर या कुछ नोटिफिकेशन निकला होगा, वो आपको यहां पर अपलोड करना है, समझ गए, तो वो चीज आपको अपलोड कर देनी है। फिर आ जाता है इफ द फादर हैज रिटायर्ड, रिजाइंड और टर्मिनेटेड फ्रॉम द सर्विस द डिटेल ऑफ द प्रेजेंट स्टेटस। अब इस चीज को ध्यान से देख लेना, अभी करंट स्टेटस क्या है पिताजी का, तो अगेन मेरे लिए तो देखो नॉट एप्लीकेबल ही जाएगा, क्योंकि सीधी बात है जॉब में नहीं, प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब में थे नहीं। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से नॉट एप्लीकेबल जाएगा, राइट, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्या, वेदर द फादर हैज हैड बीन इन एम्प्लॉयमेंट इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, भाई हमारे तो नहीं, आपके रहे हो पिताजी तो डेफिनेटली आप डाल देना। ए फादर इज डेड, जैसे कोई इंडिविजुअल है जिनके पिताजी का डिमाइस हो गया है तो डिमाइस की डेट बता देनी है। ठीक है ना, अगर डिमाइस हुआ है तो, नहीं हुआ है
तो फिर आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो। ध्यान रखने वाली बात क्या है, ये जो एस्ट्रिक साइन है ना स्टार वाले, ये सारे हमें फिल करने हैं। इफ द फादर सफर फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटेशन वाइल इन द सर्विस, सीधी बात है, सर्विस के दौरान अगर कोई समस्या क्रिएट हुई हो तो उससे रिलेटेड डिटेल आपको डाल देनी है। यस करके फिर वो पूछ लेंगे या फिर आगे डिटेल पूछने की नौबत ही नहीं आई, करो चलो कोई नहीं। तो यहां पर तो मेरे केस में तो कुछ बनेगा नहीं, आप देख सकते हैं। इफ फादर सफर्स फ्रॉम परमानेंट इनकैपेसिटेशन डेट फ्रॉम विच ही सो सफर्स, अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे मान लो कि इस तरीके से जॉब के टाइम प्रॉब्लम थी, तो डेट बतानी है कि कब से परेशानी है, और अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिए, डेट की टेंशन खत्म। फिर पूछा है नेम ऑफ द पोस्ट एंड ग्रुप ऑफ द पोस्ट इक्विवेलेंट, वही पिताजी की सारी डिटेल आपको यहां पर डाल देनी है, ठीक है ना। पे स्केल क्या है उनका वो आप बता सकते हो, ठीक है। पे स्केल के लिए आप जब बच जा सकते हो कि जो भी डिटेल्स है ना गवर्नमेंट की जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से आपका चला जाएगा। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, पोजीशन, ये सारी डिटेल, एज एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, किस टाइम पर उनका अपॉइंटमेंट हुआ था, प्रमोशन की डिटेल अगर डाल रहे हो तो वो आपको यहां पर मेंशन कर देनी है। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, किस बेसिस पर प्रमोशन हुआ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, या कोई आपने एग्जाम दी थी वो ऊपर आपने डिटेल डाली दी है। फिर फादर की कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पूछा जा रहा है कि क्या पिताजी कहीं पर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में रहे हैं, अगर हां तो आपको बताना है क्या, और अगर ना तो कोई टेंशन नहीं है। फिर आ जाओ फादर के आर्म फोर्सेस में थे, ध्यान से पढ़ लेना। इफ द फादर इज वॉज इन द रैंक ऑफ कर्नल एंड अबव इन द मिलिट्री आर्मी टू इक्विवेलेंट पोस्ट इन द नो नेवी, ये इंडियन नेवी होना चाहिए था ना, एंड द एयर फोर्स एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस। ध्यान रखना है इसमें कि पिताजी अगर कर्नल या फिर उससे अबव पोस्ट पर थे तो यस कर देना, अदरवाइज नो कर दो, डिटेल फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और अगर है तो फिर डिटेल देना भाई। सिमिलर मैनर में माताजी से रिलेटेड पूछा है कि क्या प्रोफेशन है भाई माताजी का, माताजी तो होम मेकर है, ठीक है। आपकी माताजी क्या करती है वो डिटेल डाल देना भाई। क्या सर्विस में है, हमारी तो नहीं, ठीक है। आपके है तो अगेन वही पिताजी की जो डिटेल डाली थी ना वो सारी चीजें आपकी यहां पर रिपीट हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर आपको देख लेना है अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। फिर सारे ये कॉलम्स बंद हो गए क्योंकि माताजी का केस है ही नहीं, और अगर है तो वो पिताजी वाली चीजें हैं वो मोर और लेस वो रिपीट हो रही हैं, कुछ भी अलग से आपको करना नहीं है। फिर क्या माताजी आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे कभी रही है, अगर हाँ तो हाँ कर दीजिए, ना तो ना कर दीजिए। हाँ कर दिया तो सीधी बात है यहां पर ये वाला कॉलम खुल जाएगा, वहां पर डिटेल आपको दे देनी है। फिर अगेन वही सवाल रिपीट हो रहे हैं जो पिताजी के संबंध में पूछे गए थे, ठीक है। फिर पूछा गया है वेदर द एग्रीकल्चरल लैंड से रिलेटेड, वेदर द पेरेंट्स ऑफ द कैंडिडेट ऑन एग्रीकल्चरल लैंड, अगर यस तो सीधी बात है फिर आपको डिटेल देनी है कि इरिगेटेड एरिया कितना है हेक्टेयर्स में आपको बताना है, अनइरिगेटेड एरिया कितना है वो आपको बताना है, ठीक है। तो और फिर वो स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट ऑफ द इरिगेशन, मतलब जिस स्टेट के अंदर आपका खेत है उस वहां के क्या क्राइटेरियाज हैं उनको यहां पर आपको डिटेल फिल कर देनी है। कहीं पर भी डाउट आए ना तो सीधी बात है आप अपने नियर बाई, आप सीधी बात है कि आप इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल चीजें ये चैलेंज करती हैं, राइट। आपके स्टेट से बिलोंग करते हैं, क्या आपके वहां पर रूल रेगुलेशंस हैं लोकल, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको थोड़ा सा देखने की जरूरत है ना। जैसे स्टैट्यूटरी सीलिंग लिमिट उत्तर प्रदेश की 12 हेक्टेयर बताई जाती है ना, और दूसरे स्टेट की अलग हो सकती है, तो वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। मेरे केस में ये नो जाएगा तो मैं नो कर देता हूं। फिर आपसे पूछा गया है इनकम रिलेटेड डिटेल्स कि पिताजी की क्या इनकम रही है पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर का मतलब 2022-23 की आपके पास में डिटेल होनी चाहिए, 23-24 की होनी चाहिए और 24-25 की होनी चाहिए। और वहां पर आपको एक तो इनकम फ्रॉम सैलरी, मान लो जो जॉब कर रहे हैं पिताजी वो आप बता दो, अगर कहीं कर रहे थे जैसे प्राइवेट सेक्टर आपने डाला, मेरे फॉर्म में आपने अपने पिताजी की जो डाली हुई है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सैलरी बता दो कि भाई इस हिसाब से पिताजी की सैलरी इतनी हुआ करती थी सर, ठीक है, एनुअली। फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर आगे 2023-24 का ये भी आपके पास डिटेल होनी चाहिए। नो डाउट 2022-23 के कंपैरिजन में 23-24 की इनकम थोड़ी ज्यादा दिखेगी क्योंकि इंक्रीमेंट्स हो ही जाते हैं इन जनरल, बाकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी या फिर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में रिड्यूस भी हो जाए सैलरी वो एक अलग बात है, लेकिन आप आराम से प्रॉपर चीजें बताएं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका यहां से 2,50,000, 2,80,000 फाइनेंशियल ईयर, आपका असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में आप कितनी इनकम है वो आप बता दो, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से कोई इनकम आती है तो वो आप बता सकते हैं एग्रीकल्चर से, क्योंकि यहां पर आपने एग्रीकल्चर लैंड के लिए अगर यस किया है तो एग्रीकल्चर से इनकम बतानी होगी, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है ही नहीं तो फिर आप इसको 0-0 बता सकते हो, कोई चैलेंज ही नहीं आएगा आपको, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है
कि हमें ये डिटेल्स पहले से गैदर करके रखनी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, कोई अगर दूसरे सोर्सेस से कोई कहीं पे इन्वेस्ट कर रखा है, या फिर आप कह सकते हो कि कहीं पे कोई छोटे मोटे पोल्ट्री फार्म कुछ चला रखे हैं तो वो। फिर पूछा है कि वेदर योर फादर हैज फाइल्ड द आईटीआर, अगर हाँ आईटीआर फाइल की है हाँ तो आपको उसकी देखो कॉपी अपलोड बाद में करनी पड़ेगी, अगर ना तो कोई बात नहीं, नो कर देना, ठीक है। आप अपने पिताजी से ये डिटेल ले सकते हैं और डिटेल एकदम प्रॉपर फिल करना, बाद में फिर इशू आते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब जैसे ही नो किया ये बंद हो गया। अंडरटेकिंग आई विल सबमिट द कंप्लीट आईटीआरएस, जरूरत ही नहीं पड़ेगी इसकी। सिमिलर प्रोसेस आपको माताजी की इनकम से रिलेटेड रिपीट कर देना है यहां पर, ठीक है। इनकम फ्रॉम सैलरी, सैलरी से कितनी इनकम हो रही है, वो एग्रीकल्चर, कुछ भी अलग नहीं है। फिर पूछा गया है अपलोड मर्ज आईटीआर फाइल ऑफ फादर एंड मदर मिनिमम साइज। अब यहां पर क्या करना है, आपके पास में टोटल 3 फाइल्स हो गई है ना, 6 फाइल हो गई। इन सारी फाइल्स को एक साथ आपको मर्ज कर लेना है, ठीक है। पहले पिताजी के 3 साल की फाइल पेज लग जाएंगे, फिर माताजी के, और फिर जो आपकी पीडीएफ बनेगी उसको आपको 300 केबी के अंदर, 50 से 300 केबी की साइज के अंदर अंदर ला देना है और चूज फाइल में जाकर के अपलोड कर देना है। ध्यान रख लेना कि जो भी आप फाइल बनाओ उस फाइल का नाम क्या होगा, उसका मर्ज्ड अंडरस्कोर आईटीआर, ये नाम जरूरी है, ध्यान रख लेना है। तो आपको फॉर्म फिल करते करते समझ में आ गया होगा। फिर पूछा गया डिटेल्स ऑफ वेल्थ हेल्ड बाय पेरेंट्स, पेरेंट्स के द्वारा जो भी आपकी वेल्थ रखी जा रही है, मान लो प्लॉट्स हैं, ठीक है, कहीं पर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो शेयर्स बता सकते हो, तो उस ये डिटेल आपको मोटा मोटा कीवर्ड्स में दे देनी है। वेदर द वेल्थ हेल्ड इज अबव द एग्जम्पशन लिमिट, अब देखना है कि वेल्थ टैक्स के हिसाब से क्या आप वेल्थ टैक्स पे करते हो, अगर हां तो यहां पर यस करनी है और अगर ना तो नो कर देनी है। और आपको ये लगे कि भाई पिताजी, लगे या सच्चाई ये हो कि पिताजी के पास में या माताजी के पास में ऐसा कुछ है नहीं हमारे पास, तो नॉट एप्लीकेबल आप इस चीज को मेंशन कर सकते हो। वैसे यहां पर एस्ट्रिक साइन नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, तो आप यहां पर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, चॉइस इज योर्स। बाकी ये जरूर बताना है कि वेल्थ टैक्स देते हैं कि नहीं। फिर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, वेदर डॉक्यूमेंट्री प्रूफ इज इन द सपोर्ट ऑफ द सर्विस स्टेटस लैंड होल्डिंग, उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहो, इफ यस देन गो विद द अपलोड ऑफ फाइल, अगर ना तो फिर कोई टेंशन ही खत्म। मतलब आप, सीधी बात है, जो भी चीज आप कह रहे हो उससे रिलेटेड अगर यस कर रहे हो तो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होना चाहिए। क्या क्या है, जैसे सपोर्ट ऑफ द सर्विस, स्टेटस, होल्डिंग ऑफ इनकम, डिफरेंट सोर्स प्रॉपर्टी, यही वाला जो ऊपर वाला पोर्शन है आपका, ठीक है, जो हमने पूरा अभी तक डिटेल फिल किया ना, उसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट ही हो जाएगा। फिर लास्ट में आपको बता देना है कि भाई मैं इस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं या करती हूं, ये मेरा स्टेट या यूटी है, ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, और फिर बाद में रेजिडेंट ऑफ विलेज टाउन सिटी, कहाँ के हो आप, आपको बताना है गांव का नाम, गांव से हो तो शहर, छोटे शहर से छोटे शहर, बड़े शहर से तो बड़े शहर। फिर यहां पर आपको टिक कर देना है आई हैव रेड अबाउट द ऑल डिटेल्स एंड फिल्ड द ओबीसी एनेक्चर विद द इंफॉर्मेशन बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, इसको आप अपनी तरफ से डिक्लेयर करके नेक्स्ट एंड रिव्यू पे क्लिक कर दोगे तो मोटा मोटा आपका ये फॉर्म फिल हो जाएगा। पर एक चीज ध्यान रखने वाली बात है कि यहां पर डिटेल्स वो ही फिल करे जिसका आपके पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंट हो। मतलब ये कि जो भी हमने डिस्कस किया है उसमें कहीं ना कहीं आपके पास में कागज होगा और उस कागज की डिटेल को ही आप यहां पर डाल रहे हो, अपनी तरफ से डिक्लेयर कर रहे हो, और साथ में वो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी पीडीएफ बना करके हमें फाइनली लास्ट में अपलोड कर देना है। यहां पर आप देख लो, मर्ज्ड आईटीआर के फॉर्म में अपलोड करना है, एक तो ऑप्शन ये आएगा, और दूसरा जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे पास में, जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं इस पूरे ओबीसी एनेक्चर के, उनको एक साथ डाल करके और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ करके और उनको हमें अपलोड कर देना है। तो ये है, समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसा करते ही आपका मोटा मोटा ये एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो डिटेल हमें सच और सही फिल करनी है, ये मैंडेटरी है। ओके, तो ये सेशन तो यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच।